हेलो बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को सेट थ्योरी के 6 वीडियो के विषय में बताया हूं और 6 वीडियो में सेट थ्योरी के पूरे जितने भी कंटेंट हैं उनको मैं अच्छी तरीके से दिया हूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको देखिए। मुझे उम्मीद है उसको आप लोग देखे होंगे और समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये पहला है टॉपिक, जिसका नाम दे रहे हैं वेन डायग्राम। अभी प्रोबेबिलिटी के विषय में थोड़ा सा बता के ये कुछ चीज़ें बता दिए हैं, लिख दिए हैं बोर्ड पे, जिससे कि समय की बचत हो आप लोगों की। कुछ जो नहीं आ पाए हैं 2-3 उसको बाद में अभी लिख देंगे। और प्रोबेबिलिटी के विषय में बताते हैं। ये पहला इंट्रोडक्शन वाला है। इसके बाद फिर जो और वीडियो बनाएंगे उसमें इसके विषय में अच्छी तरीके से फिर चर्चा करेंगे। पहले तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, या दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो ये अनिश्चितता है। तो ये किस चीज़ की संभावना है या किस चीज़ की अनिश्चितता है, उसके विषय में बताते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई सिक्के को उछाल दिए, उस सिक्के पे हेड और टेल होते हैं। तो अगर सिक्कों को एक बार उछाल दिया गया तो कहा जाए कि हेड आएगी, इसकी क्या संभावना है? तो सिक्के पे हेड और टेल 2 ही होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं हेड आएगा, दूसरा आदमी बोल रहा है कि नहीं टेल आएगा। तो ये इसकी जो हेड और टेल आने की जो संभावना है, इसी को हम बोलते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हिंदी में होता है पाए जाने की संभावना। प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी, या इसको अनिश्चितता भी कहते हैं। हेड और टेल आने की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए उसको अनिश्चितता भी बोलते हैं और पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसी? हेड और टेल के आने की पॉसिबिलिटी, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें जो हम बताने जा रहे हैं वो हैं, जैसे इसमें एक वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स। हर आदमी एक्सपेरिमेंट के विषय में जानता है। हर आदमी एक्सपेरिमेंट के विषय में जानता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंट ऐसा ऑपरेशन जो एक आउटकम्स दे, जो एक परिणाम दे। जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है। काम करते हैं वो ऑपरेशन है, जो उसका रिजल्ट आया वो उसका आउटकम हो गया। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें हमें रिजल्ट प्राप्त हो या आउटकम्स मिले, हम बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंट है। हम बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंट है। तो प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशंस which gets results or outcomes is called experiment। ठीक। फिर अब ये जो होता है, कितने प्रकार का होता है एक्सपेरिमेंट? ये 2 प्रकार का होता है। ये एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा। पहला होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक
एक्सपेरिमेंट। और दूसरा जो होता है ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट या इसी को बोलते हैं प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट। दोनों में अंतर क्या है? एक्सपेरिमेंट तो है ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा है रैंडम और प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट। दोनों में अंतर क्या है? हम किसको बोलेंगे ये डिटर्मिनिस्टिक है और किसको बोलेंगे ये रैंडम है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये पता है कि इसका आउटकम क्या होगा। एग्जाम्पल, set of all triangles, example, set of all triangles in a plane। किसी भी प्लेन में, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? ये प्लेन है। इस बोर्ड पर चाहे ये ट्रायंगल बनाए या ये छोटा वाला ट्रायंगल बनाए या ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनाए, इसके लिए एक चीज तो निश्चित है, एक चीज फिक्स है। वो क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 180। चाहे इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल का सम कर दें, चाहे इसका कर दें, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कर दें, या बड़े वाले एंगल, इस एंगल, इस एंगल या इस एंगल का सम कर दें, तो इसका सम जो है ये 180 होगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये निश्चित है। इस पूरे बोर्ड में यहां से लेके यहां तक अगर ट्रायंगल बनाएं, उसके भी सारे एंगल्स का सम कर दें, अगर जो इंटरनल एंगल्स हैं, तो उसका भी सम 180 ही होगा। तो ये हुआ डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट। तो इसका एग्जांपल बता दिए हैं जिससे थोड़ा जानकारी रहे। इसका एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ये बोर्ड एक प्लेन है, यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये 3 एंगल्स बनाए हैं, तो इनके इंटरनल एंगल्स के सम तीनों के 180 होंगे। ये हुआ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है सबसे बढ़िया टॉसिंग ऑफ कॉइन। चाहे एक सिक्के को टॉस करिए या कई सिक्कों को टॉस करिए। जब इसको टॉस करते हैं तो इस पे हेड और टेल होते हैं। तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी गारंटी कोई कर नहीं सकता, इसकी गारंटी कोई कर नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है, केवल ये कहा जा सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, या इसके पाए जाने की संभावना है, इसके पाए जाने की संभावना है। इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? कहीं कोई डाउट? बहुत बढ़िया चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया तो इजी है, नहीं आया तो कठिन है। कुछ नोटेशंस हैं, कुछ नोटेशंस हैं, जैसे ये ए बार, इसको ये नोटेशंस है नॉट ए। जैसे सेट थ्योरी में बताए थे, अभी थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे दोनों में। ए बार इसका मतलब हुआ नॉट ए अगर है तो हम उसको ए बार से लिखते हैं, ए बार। फिर ए यूनियन बी, इसका मतलब हुआ
कि अगर ये ए हो या बी हो, ये बताए थे सेट थ्योरी में आप लोगों को, ए और बी सेट थ्योरी में बताए थे कि ए यूनियन बी अगर लिखा है, इसका मतलब ए और बी, कहने का मतलब कि अगर दो घटनाएं हैं, दो इवेंट्स हैं, तो इवेंट ए हो रहा है या इवेंट बी हो रहा है, या हो सकता है दोनों बी हो, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, या तो इवेंट तो ए हो या इवेंट बी हो या इवेंट दोनों हो ए बी, तो उसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी से। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि अगर दो इवेंट्स हैं या दो घटनाएं हैं ए और बी, तो दोनों साथ साथ घटती हैं अगर, तो हम बोलते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी। दोनों घटनाएं अगर एक साथ घटती हैं तो उसको ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं हम। ए एंड बी। फिर है, अगर कोई घटना ए घट रही है लेकिन बी नहीं घट रही है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये घटना घट रही है और ये घटना नहीं घट रही है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। जैसे उसमें था ए माइनस बी या सेट थ्योरी में बताए थे कि ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों एक ही चीज़ था। इसमें यह था कि अगर कोई यक्स था तो वो ए में है तो बी में नहीं। वही चीज़ यहाँ पे है, इसको प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे कि अगर कोई घटना ए है, वो घट रही है, तो बी नहीं घटेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार, जब घटना ए और बी दोनों घटनाएं न घटें, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार ये स्टैंड करता है कि इन दोनों में से कोई भी घटना न घटे, न घटना ए घट रही है और न घटना बी घट रही है, तो हम बोलेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए और बी में से कोई भी एक घटना घटे, ए और बी में से कोई भी एक घटना घटे, तो क्या हो जाएगा, मान लिया ए घटना घटी, बी नहीं घटी, तो ये हो जाएगा यूनियन। ए नहीं घटी, बी घटी, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। घटना ए घट रही है, बी नहीं घट रही है, इसमें क्या है, ए नहीं घट रही है, बी घट रही है, तो इस टाइप से यूनियन ले लेंगे दोनों का। तो कोई दोनों में से कोई एक घटना घट जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप से निकालेंगे। यहाँ पर P लगा देंगे, यहाँ P लगा देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो बताएंगे आगे अभी। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिसके विषय में हम बता दिए हैं। अब हम बता रहे हैं इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट या इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट या इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट विच गिव्स, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हैं, द रैंडम एक्सपेरिमेंट विच गिव्स आउटकम्स। Random experiment which gives outcomes is called elementary event. Elementary event क्या है, जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो परिणाम मिलता है हमारा, उसका जो रिजल्ट मिलता है, उसका जो आउटकम मिलता है, उसी को बोलते हैं, उस आउटकम को हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमको आउटकम मिलता है उसी को बोलते हैं ये एलिमेंट्री इवेंट है। अब क्या बचा, सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस क्या होता है? यह है ऑल पॉसिबल आउटकम्स of elementary events is called sample space. Sample space क्या है? All possible outcomes of elementary events. पहले elementary events जो random experiment किए उसमें जो outcomes मिला उसको बोलते हैं कि ये elementary events है। और sample space क्या होता है कि all possible outcomes, जितने भी outcomes मिल रहे हैं, हम experiment कर रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 10 20 जो भी आउटकम्स मिल रहे हैं उन सबको एक साथ अगर लिख लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस है, एक तरह से पूरा कलेक्शन जिसको बोलते हैं वही कलेक्शन ही है ये सैंपल स्पेस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो शुरू की जो बताना था। तो ये है आपका एलिमेंट्री इवेंट्स, सैंपल स्पेस और एक्सपेरिमेंट, इन चीज़ों के विषय में बताए। अब आते हैं हम वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से थोड़ा इसको बता लेते हैं। वेन डायग्राम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग, थोड़ा बहुत बताए हैं सेट थ्योरी में, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए ये फिगर बनाए हम, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें ये ए है। अगर सेट थ्योरी की बात करें, थोड़ा सा पीछे आइए, ये सेट थ्योरी की बात करें अगर हम, ये यूनिवर्सल सेट यू होता था। इसमें अगर कोई सेट ए है, ए, तो हम बोलते थे कि इसको छोड़कर, ए को छोड़कर जितने भी बचे ये सब क्या होते थे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होते थे। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यू माइनस ए होता था। इस ए को छोड़कर जितने भी ये एरिया है वो होता था यू माइनस ए, और उसको क्या बोलते थे हम? कॉम्प्लीमेंट ए या ए बार। वही चीज यहां पे है। और जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं अभी। ये ए है, ये बी है, दोनों अलग अलग सेट हैं। इसके कार्डिनल नंबर को जब लिखते थे तो एन ए लिखते थे, इसके कार्डिनल नंबर को लिखते थे तो एन बी लिखते थे। ध्यान है? और अगर इसको ध्यान दें हम, इसको, तो ये होता था हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी डैश या ए माइनस बी, ये होता था ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन होता था। और ये वाला पोर्शन होता था हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी या बी माइनस ए। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता था इसको हम बोलते थे कि ए इंटरसेक्शन बी। और जब इन तीनों को जोड़ देते थे हम तो आता था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये ऐसे लिखते थे, सेट में ऐसे लिखते थे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अगर इसी को कार्डिनल नंबर में लिखेंगे तो वो लिखेंगे ऐसे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बस यही ध्यान देने की चीज़ है। अगर सेट में लिखेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब पूरे का सम, इस पूरे का सम। लेकिन सेट थ्योरी में जब लिखते हैं तो यूनियन में लिखते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये सबका सम ऐसे लिखते हैं यूनियन में। लेकिन अगर वही कार्डिनल नंबर के टर्म में लिखेंगे तो ये सब प्लस में हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के टर्म में, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ एन की जगह पी हो जाएगा।
हर जगह P लग जाएगा और ये सब प्लस में आ जाएंगे, प्लस या माइनस में जैसा भी कंडीशन हो। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कार्डिनल नंबर के फार्मूले हैं इसी से मिलता जुलता है प्रोबेबिलिटी के फार्मूला। और सेट में ऐसे लिखेंगे, कार्डिनल नंबर में ऐसे लिखेंगे, वैसे ही जैसे ये लिखे हैं वैसे ही प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे। अब देखिए ये जो ऊपर फिगर बना हुआ है, ये फिगर नंबर 1, इसमें क्या है, ये एक शेप बनाए हैं यहां पर ये ए है। ये क्या है, ए कोई इवेंट है, ये कोई घटना है जो घट रही है या हो रही है। और ए डैश ए सी ए बार, यहां लिखा हुआ है ए डैश ए सी ए बार स्टैंड्स फॉर नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। नॉन ऑकरेंस का मतलब कि अगर ये कोई घटना घट रही है तो दूसरी घटना जो है ये ए बार, ये न घटने की प्रोबेबिलिटी है। घटना ए अगर घट रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए। कोई भी घटना घट रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए। और घटना नहीं घट रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका है पी ए बार या पी ए डैश या पी ए सी। घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी पी ए, घटना घटित न होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार। वही चीज़ है यहाँ पे, ये कोई इवेंट है ए, तो उसके घटना न घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश ए सी ए बार स्टैंड्स फॉर नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए, या इसको निगेशन ऑफ ए बोलते हैं। निगेशन मीन्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, निगेशन ऑफ इवेंट ए, निगेशन ऑफ इवेंट ए। क्लियर है? तो ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है कि ये बना हुआ है कि ये कोई इवेंट ए है, ये कोई इवेंट बी है। सेट थ्री को ही दिमाग में रखिए, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ये जो है उसका इंटरसेक्शन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहां हम लिखें पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी स्टैंड्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स ए एंड बी टुगेदर। अगर दो घटनाएं हैं ए और बी दो घटनाएं हैं और दोनों अगर एक ही साथ घट रही हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक साथ घट रही हैं तो बोलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी स्टैंड्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स ए एंड बी टुगेदर। अगर दोनों एक साथ घटनाएं घट रही हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये है तरीका इसका। ये था पी ए बार निकालने का, 1 माइनस पी ए। ये था कि दो घटनाएं घट रही हैं और दोनों एक साथ घट रही हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों एक साथ घट रहे हैं, पी ए एंड बी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखिए तीसरा, यहां पर ये दिया हुआ है फिगर में, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये पूरा सेट कवर कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये यहां से लेके यहां तक अगर सेट थ्योरी में देखा जाए तो इस पूरे को हम बोलते थे कि ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट आउट ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट आउट ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब हम बोलते थे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। सेट थ्योरी में कि अगर कोई x एलिमेंट है जो a और a यूनियन b दोनों में है, मतलब a यूनियन b में है, तो उसको लिखते थे कि या तो a में होगा या तो b में होगा, या हो सकता है कि ये दोनों में हो। बस इन्हीं सब लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी में। x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी मीन्स x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी और x बिलोंगिंग टू ए एंड बी बोथ। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। वैसे ही प्रोबेबिलिटी में आएंगे। ये सेट के लिए था।
अगर ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो दोनों में से कोई भी इवेंट हो, कोई भी, या तो ए इवेंट हो या बी हो या दोनों हो, अगर इस टाइप से कंडीशन है तो हम कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए यूनियन बी। दो घटनाएं घटित हो रही हैं ए और बी, उन दोनों में से कोई भी एक घटना घट जाए, कह रहा है ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब हो गया कि कम से कम एक घटना घटे, कम से कम एक घटना घटे। अधिक से अधिक दोनों घट सकती है, या ये घटे या दोनों घटे। तो इसीलिए कह रहा है कि ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन। ये ध्यान देने की बात है, एट लीस्ट वन, कम से कम एक घटना घटे। अगर केवल ए घटित हो रही है, या केवल बी घटित हो रही है, या ए और बी दोनों घटित हो रही है, तो उसके लिए है पी ए यूनियन बी। जब इस टाइप से आए तो पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये पी ए यूनियन बी। फिर है चौथा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर हमने मान लिया इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये जो पोर्शन होता है ये ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको ध्यान से देखिए। अगर दो इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट घटना का मतलब ये हुआ कि एक घटना का दूसरे पर कोई असर न पड़े, या दूसरी घटना घट रही है उसका ए पर कोई असर न पड़े, या ए घट रही है उसका बी पर कोई असर न पड़े, मतलब एक दूसरे का दूसरे पर कोई असर न पड़े, ऐसी घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव छठवां था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? अभी इसके पहले बताए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब बता रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको हिंदी में अगर देखा जाए, परस्पर अपवर्जी बोलते हैं, अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहले इसको वेन डायग्राम समझाते हैं। वेन डायग्राम से ये है, ये घटना ए है और ये घटना है बी। ये ए घटना है और ये बी घटना है। अगर सेट में बात करें तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते थे। ये सेट ए और ये सेट बी है, और अगर इस तरह से होता था तो हम बोलते थे कि ये सेट डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता था, ए और बी का इंटरसेक्शन ये होता था फाई, मतलब कुछ भी नहीं होता था। अब अगर प्रोबेबिलिटी में बात करें तो ये दोनों घटनाएं एक्सक्लूसिव होंगी। एक्सक्लूसिव का मतलब अगर ये इंटरसेक्शन फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0। अब इसको समझा रहे हैं हम। देखिए, अगर ये एक हॉर्स है, हॉर्स ए, ये ए हॉर्स है, और एक दूसरा हॉर्स है वो है बी। दो घोड़े हैं, ये हॉर्स एक ए है एक बी है। तो अगर हम कहें कि एक घोड़ा ए जो है वो जीतेगा रेस, दो घोड़े हैं दोनों में रेस हो रहा है, और एक घोड़ा जो ए है वो रेस को जीत जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो
इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, दो घोड़े हैं ए बी, जीतेगा कोई एक ही। दो घोड़े हैं ए और बी, लेकिन दोनों जीत नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर एक घटना घट रही है तो दूसरी घटना नहीं घटेगी। अगर ए जीत रहा है तो बी नहीं जीतेगा, कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये जीत रहा है, रेस दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। अगर ये जीत रहा है तो ये नहीं जीतेगा, अगर बी जीतेगा तो ए नहीं जीतेगा। तो इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं, जिसमें से घटना अगर ए घट गई है तो बी नहीं घटित होगी। मतलब ए घटना अगर घट गई है तो बी ब्लॉक हो गया, वो घटना नहीं घट सकती। या अगर ए घटना घट गई है, बी नहीं घटेगी। उल्टा चलें, बी अगर घटना घट रही है तो ए नहीं घटेगा। मतलब एक घटना के घटित होने पर दूसरा अपने आप ब्लॉक हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। प्रोबेबिलिटी टू विन हॉर्स ए, प्रोबेबिलिटी टू विन हॉर्स ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम जो निकालेंगे, जो भी आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी टू विन ए, तो ए ही जीतेगा, बी नहीं जीतेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के तरीके बताएंगे अभी हम, कुछ फार्मूले वगैरह हैं वो बताएंगे। तो इस टाइप से केवल ए जीतेगा या केवल बी जीत सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ए जीतेगा। ए जीतेगा तो बी पक्का हार जाएगा। तो ये विन करेगा तो ये डिफीट करेगा। तो दोनों में से कोई एक घटना होगी, या तो जीतेगा या तो हारेगा। हम कह रहे हैं कि ए जीत रहा है तो बी हार जाएगा। तो दोनों में से कोई एक घटना हो रही है। अगर ये घटना हो गई तो ये नहीं होगी, ये हो गई तो ये नहीं होगी। अगर ये हार गया तो ये जीतेगा, ये जीत गया तो ये हार गया। तो इस टाइप से जो भी घटनाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये परस्पर में, आपस में अगर एक हो रहा है तो दूसरे को अपने आप ब्लॉक करता है। जैसे ये जीत गया तो ये कैसे जीतेगा? तो इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं, जैसे ये हमारे पास एक फार्मूला है, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी बताएंगे सब, प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर देखा जाए, इसमें इसका डेरिवेशन बताएंगे आगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है? ये है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा 0। तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अगर इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये एडिशन थ्योरम के अंतर्गत आएगा। इसको अभी हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, उसका सारा फार्मूला हम आगे डिराइव करेंगे, बताएंगे क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ए की, प्रोबेबिलिटी है बी की, वो ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखिए। ये बताए थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। जैसे इसका एग्जांपल, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कि ये राम एक लड़का है, ये एग्ज़ाम देने जा रहा है और इसके 2 पेपर हैं। मान लीजिए ये फिजिक्स है
ये और दूसरा पेपर है मैथ्स का। राम फिजिक्स और मैथ्स के 2 पेपर देने हैं उसको। फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो क्या मैथ के पेपर देने से इस फिजिक्स वाले पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। फिजिक्स का पेपर दे लिया, उसका मैथ्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या मैथ्स का पेपर देगा तो उसका फिजिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से अगर इस घटना का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है या इस घटना का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हम इस प्रकार की घटनाओं को कहेंगे कि ये जो है इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे मान लीजिए कि ये फिजिक्स, इसमें 60% उसको इस स्कोर ले आना है। मैथ में मान लीजिए 40% ले आना है। तो अगर हम कहें कि फिजिक्स में 60% आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या मैथ की वजह से इस पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिजिक्स की वजह से मैथ पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। फिजिक्स बढ़िया करेगा तो उसमें 60% आ जाएगा, ये बढ़िया करेगा तो इसमें अच्छा परसेंट आ जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो इसलिए इस टाइप की घटनाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं हम कि ये इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। और जब इंडिपेंडेंट घटनाएं होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? पी घटना ए है और घटना बी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। घटनाएं दी रहेंगी कि ये इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था? इसमें था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो दोनों में ये अंतर है, दोनों में फार्मूले में ये अंतर है। और जैसे कि एग्जाम्पल देके बताए हैं कि दोनों घटनाएं कैसे अलग हुई हैं। घटनाओं के आधार पे कैसे हम ये पहचानेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी का या ऐड करेंगे? तो ऐड वाला मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे करेंगे? अगर 2 घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए 2 घटनाएं हैं, सपोज करिए 2 डाइस है। 2 डाइस को थ्रो किया गया। इस पर ये डाइस ए है, ये डाइस बी है। इस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ए 1/6। इस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी पी बी, ये हो जाएगा 1/6। 1/6 क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ए में 1 से लेके 6 तक की संख्या होती हैं, बी में भी डाइस पर 1 से 6 संख्याएं होती हैं। तो 6 केवल एक ही बार होता है, इस टाइप से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6। तो 6 केवल एक बार है। तो पी ए इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर ई ले लें, ई 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो एन ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन एस। 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हैं? 6। तो ये हो गया पी ए 1/6। वैसे ही पी बी 1/6। तो ये शॉर्टकट में लिख दिया, ये तो हाई स्कूल का है। तो अगर 2 डाइस हैं, दोनों को रैंडमली थ्रो किया गया है, तो कहा जाए कि दोनों पर 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों पर 6 आए, दोनों पर 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी, भाई इस पे 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इस पे 6 आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। लेकिन दोनों पर 6 आए, आ भी सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसको निकालेंगे कैसे? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। न आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब
1/6 1/6 अगर एक एक की है तो दोनों पर 6 आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जब बहुत कम हो पॉसिबिलिटी तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो और छोटी हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 1/36, ये बहुत छोटा हो गया। तो 36 इवेंट में से एक बार हो सकता है दोनों पे 6 आ जाए। 36 बार जब उसको फेंकेंगे तो एक बार हो सकता है कि दोनों पे 6 आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी हुई उसकी। तो कितना कम है? काफ़ी छोटा है। अब मान लीजिए कि ये डाइस है, 1 2 3 4। अगर इसका हम कहें कि 4 डाइस हैं या 10 डाइस हैं, सभी पर 6 है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, इसका 1/6 1/6 1/6 1/6, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो देखिए काफ़ी छोटी संख्या हो गई। तो कहने का मतलब है कि 1/6 इसका है, 1/6 इसका है, 1/6 इसका है, 1/6 इसका है, और सभी पर 6 आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी जो काफ़ी छोटी है। तो इस टाइप से हम गेस करेंगे कि अगर हमारा ये जो रिजल्ट है ये बहुत छोटा आएगा तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कुछ छोटे छोटे सवाल 2-3 ठो देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये बना देते हैं। ये है A, ये है B। कुछ फार्मूले हैं, निकालते हैं। ये A, ये B है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बता चुके हैं। ये पूरा A था, ये पूरा A है, ये पूरा B है, और ये पोर्शन है A इंटरसेक्शन B, और ये पोर्शन है ये। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं? इधर वाले को बोलते हैं A माइनस B। ये जो है सेट थ्योरी में बताया था कि ये A माइनस B है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश, ये वाला पोर्शन। A में से जब इस B को पूरा निकाल दिए तो यही तो बचा। जब इस A में से इस पूरे B को निकाल दिए, A माइनस B ये निकाल दिए, तो ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो यही पोर्शन बचा। इधर क्या है? इसको बोलते हैं हम B माइनस A या A डैश इंटरसेक्शन B। इसमें से अगर हम A को निकाल दें तो केवल ये पोर्शन बचेगा। फिर ये पोर्शन है A इंटरसेक्शन B। तो अब देखा जाए तो इस A को अगर हम कहें, ये A को, ये A PA, अगर सेट थ्योरी में बात करें तो ये जो A है, ये पूरा A, ये A क्या हो जाएगा सेट थ्योरी में? ये A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन ये पोर्शन अब प्लस A इंटरसेक्शन B, ये सेट थ्योरी में हो जाएगा। अगर A कार्डिनल नंबर में n लगा देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो n A इज इक्वल टू n A इंटरसेक्शन B डैश प्लस n A इंटरसेक्शन B। सेट थ्योरी से एकदम मिलता जुलता है, लेकिन हमको n में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P A इंटरसेक्शन B। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा P, ये A इंटरसेक्शन B डैश है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा P A डैश इंटरसेक्शन B। क्लियर है? यहाँ पर PA हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P A इंटरसेक्शन B। देखिए सेट थ्योरी से पूरा मिलता जुलता है, सेट थ्योरी से पूरा मिलता जुलता है, कहीं अलग नहीं है ये। तो सेट थ्योरी अगर याद है तो ये आसानी से आ जाएगा। PA जो है, PA, ये PA घटना जो है ये इस घटना और इस इंटरसेक्शन वाली घटना को जोड़ के बना है।
मतलब ये पोर्शन और प्लस ये पोर्शन, ये मिलके पूरा ये पोर्शन हो गया। ठीक, दूसरा, अब अगर बी की बात करें, पी बी में ये मतलब ये अब प्लस इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एक तरह से फार्मूला ही है, पी बी इजकल टू ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए, इसको और इसको जोड़ दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसको जोड़ा जाए, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस ये पूरा हो जा रहा है, ये पूरा, इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी में ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ये कुछ फार्मूले हैं, कैसे आए ये बता दिए हम। इन्हीं पे छोटा छोटा सवाल देते हैं, एक आध दो ठो। ये फार्मूले हैं। और एक इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है तो उसके लिए होता था पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इन फार्मूलों के आधार पे हम एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ, गिवन पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/7, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, इज इक्वल टू 1/5। तो निकालना है पी ए, पी बी, पी ए यूनियन बी। क्या क्या निकालना है, पी ए, पी बी और पी ए यूनियन बी, ये तीनों चीज़ें निकालनी है। ये दिया हुआ है और ये चीज़ें निकालनी है। तो देखिए पी ए यहाँ से देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इंटरसेक्शन दोनों में है। ठीक, और करना क्या है कि अगर पी ए है तो यहाँ ए होगा और बी डैश होगा, ए होगा बी डैश होगा। अगर बी है तो बी होगा ए डैश होगा, इंटरसेक्शन वाला दोनों में कॉमन है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा 1/7 प्लस ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हो जाएगा। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3 + 7, ये हो जाएगा 10/21। पी बी, पी बी हाँ ठीक है, पी बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये 1/5 प्लस 1/3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 8/15, इसका आंसर आ गया। छोटा छोटा क्वेश्चन है। फिर है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/3, इसको ऐड कर लेंगे, जो आ जाएगा वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसके आधार पे या इस फार्मूले के आधार पे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले को ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस फार्मूले को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी बता देते हैं ये आया कैसे है। जैसे उसमें याद करते थे सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में क्या बताए थे कि ए माइनस बी एन, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता था, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी में बताए थे कि ए माइनस बी उसका एन लेंगे तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बताए थे सेट थ्योरी में। वही चीज़ यहाँ है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, या ऐसे भी बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों बताए थे सेट थ्योरी में। यहाँ पर ये जो एन है इसी को रिप्लेस कर देना है पी से, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज़ है, इसको अगर इधर कर दें यहाँ से, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, इसको निकालना हो तो इसको इधर कर दें, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वही चीज़ आ गई कि नहीं, ये सेट थ्योरी में जो चीज़ थी वही चीज़ आ गई। तो सेट थ्योरी वाला याद रखेंगे तो इसमें भी काम करेगा। उसमें एन था, यहाँ पर पी है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट लेते थे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन पे आधारित ये फार्मूला कैसे निकला और किससे संबंधित है ये भी बता दिए। तो सेट थ्योरी का याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का अपने आप समझ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू 1/3 पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/8 और ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/7। तो पूछ क्या रहा है, पी बी पी ए यूनियन बी पूछ रहा है, पी बी और पी ए यूनियन बी, ये पूछ रहा है पी बी पी ए यूनियन बी पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले को देखें, ये मिटा दे रहे हैं, फिर से बना दे रहे हैं, फिगर बना लें, बहुत चीज़ें फिगर से क्लियर हो जाएंगी। ये है ए, ये है बी, पी ए यहाँ पर दिया है, मतलब ये पूरा पी ए दिया हुआ है 1/3, ये पूरा 1/3। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये अगर कहा जाए तो ये पूरा दिया हुआ है 1/3। यहाँ ना हो तो मत लिखिए, यहीं लिखने रहने दीजिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये बचा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये पोर्शन बचा, या इसी को ए माइनस बी बोलते हैं। ये दिया हुआ है 1/8, ये दिया है 1/8 यहाँ से। फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है, ये पोर्शन, ये वाला, ये दिया हुआ है 1/7, मतलब इसको बंद कर लें तो ये पोर्शन 1/8, ये पोर्शन 1/7, ठीक। और पी ए दिया है, मतलब ये पूरा दिया है, तो देखिए ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया है
ये 1/3 हमको निकालना है पी बी, पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको निकालने के लिए हम पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकालने के लिए अगर फार्मूला देखें तो फार्मूले से नहीं तो यहीं से देखें, ये पूरा दिया हुआ है 1/3 पी ए, ये है 1/3, ये पूरा दिया हुआ है 1/3 और इस 1/3 में से, इस पूरे में से अगर इतना घटा दें तो केवल यही बचेगा -1/8। अगर फार्मूले में लिखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये फार्मूला और फिगर से देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए 1/3, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश 1/8। तो इस फार्मूले को यूज करें या फिगर बना लें, दोनों से दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे लगा सकते हैं। तो ये है तरीका और इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 - 3, ये हो जाएगा 5/24। तो ए इंटरसेक्शन वी की वैल्यू आ गई 5/24। अब क्या चाहिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसको क्या बताए थे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी डैश इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूले से ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी ये 1/7 प्लस बी डैश इंटरसेक्शन ए, बी डैश इंटरसेक्शन ए 1/8 प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाले हैं ये 5/24। इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया ए यूनियन बी की वैल्यू। या इससे देख लें, इससे भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/8 है, ये 1/8 है, डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना फार्मूले के। यहाँ से ये 1/8 है और इसकी वैल्यू हम निकाल लिए हैं 5/24। तो इसको और इसको ऐड कर लें, यही ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। समझ में आया, ये और ये ऐड कर लें, वही हो जाएगा। या फार्मूले से लगा लें, दोनों से लगा सकते हैं। अब बचा पी बी, पी बी ये पूरा निकालना है, पी बी। तो पी बी निकालने के लिए अगर देखें हम तो ये पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ये इंटरसेक्शन वाला, मतलब ये और ये जोड़ देंगे तो ये पी बी निकल जाएगा। या फार्मूला से देखें, फार्मूला है पी बी का पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 1/7 और प्लस 5/24। इन सबको ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और इस पे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको आप लगाइए। और इसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे इसमें जो प्रयोग होने वाले फार्मूले हैं। अभी तो ये शॉर्टकट में छोटा सा वो बताए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उस पर काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कराना है। तो ये प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो, जो प्रोबेबिलिटी का केवल इंट्रोडक्शन था। अब प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, जैसे सेट थ्योरी में फार्मूला था वैसे ही प्रोबेबिलिटी में फार्मूला है। उन फार्मूलों को बताएंगे, उसके विषय में बताएंगे, उसको डिराइव करेंगे और उसके बाद तब उस पर क्वेश्चंस लगवाएंगे और वेन डायग्राम से भी बताएंगे।
तो दोनों में जिससे आपको अच्छा लगे, हम तो कहेंगे कि फार्मूले का यूज करिए, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा हो अपने यार मित्रों को बताइए, जिससे वो भी इसका लाभ लें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी के जो अभी बताए हैं कि फार्मूला ड्राइव करेंगे, उन फार्मूलों पे हम क्वेश्चंस बताएंगे। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सेट थ्योरी से मिलता जुलता है, इसलिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सेट थ्योरी इसके पहले पढ़े हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए, मन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।